Hello students, good morning. Myself Shashi Rai from Green Valley English School. In class 12th history, we were discussing about the chapter Vijaynagar Empire. Today we will discuss about the Vijaynagar, the capital and its environs. Like most capitals, Vijayanagar was characterized by a distinctive physical layout and building style. जैसे सभी कैपिटल्स के साथ होता है, इन द सेम वे जो भी विजयनगर के साथ था, यहाँ पे भी जो कैपिटल को बनाया गया था, जो कैपिटल सिटी थी, उसका एक डिस्टिंक्टिव फिजिकल लेआउट था और साथ ही साथ इसकी एक बहुत ही यूनिक बिल्डिंग स्टाइल थी. नाउ लेट्स सी व्हाट इज इन देयर. द वेरी फर्स्ट वन इज द वाटर रिसोर्सेज. What were the water resources? The most striking feature about the location of Vijayanagar is the natural basin formed by the river तुंगभद्रा. तुंगभद्रा के किनारे ये शहर जो था विजयनगर एम्पायर, जो विजयनगर सिटी थी, वो इस्टेब्लिश थी किसके किनारे? ऑन द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा विच फ्लोज इन अ नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन, जो कि एक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है. द सराउंडिंग लैंडस्केप इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टनिंग ग्रेनाइट हिल्स. और जो इनके आसपास का लैंडस्केप था उसमें क्या आपको मिलता है? ग्रेनाइट हिल्स दैट सीम टू फॉर्म ए गर्डल अराउंड अ सिटी. और ये शहर के किनारे क्या महसूस कराती है? एक गर्डल की तरह, इस साथ साथ एक घेराबंदी की तरह ये पूरे शहर के किनारे रहती है. अ नंबर ऑफ स्ट्रीम फ्लोज डाउन टू द रिवर फ्रॉम द दीज रॉकी आउटक्रॉप्स. और बहुत सी जो स्ट्रीम्स हैं, पानी की स्ट्रीम्स हैं, वो फ्लो करती हैं कहाँ से? इन रॉकी आउटक्रॉप से. जो रॉकी स्ट्रक्चर है, जो आसपास जो ग्रेनाइट के माउंटेन्स हैं, उसमें से क्या फ्लो करता है? बहुत सारी रिवर की स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं. इन ऑलमोस्ट ऑल केसेज एम्बैंकमेंट्स वर बिल्ट अलॉन्ग दीज स्ट्रीम्स टू क्रिएट रिजर्वायर्स ऑफ वेरिंग साइज. और लगभग हर केस में ऐसा होता है कि इनकी एक घेराबंदी होती है इन स्ट्रीम के आसपास. उनके आगे जो भी स्ट्रीम है, इनके आगे एम्बैंकमेंट का काम किया जाता है. उससे क्या होता है? ये रिजर्वायर बनाए जाते हैं. ये वाटर रिजर्वायर्स बनाने से क्या होता था? इसको किस काम में यूटिलाइज किया जाता था? फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर नीड्स, देन वाटर, पीने के लिए, ड्रिंकिंग, और अदर यूजेस के लिए भी इन रिजर्वायर्स के वाटर्स को यूज़ किया जाता था. तो एम्बैंकमेंट्स में उसको घेर दिया जाता था, उसके पानी के फ्लो को आगे रोक दिया जाता था. एक बांध जैसा बना दिया जाता था, अ काइंड ऑफ डैम यू कैन से. As this is one of the most arid zone of this peninsula, elaborate arrangements had to be made to store rainwater and conduct it to the city. चूँकि एक सूखाग्रस्त इलाका था, एरिड जोन था, जो पूरे पेनिनसुला का, जहाँ पे पानी की कमी थी, एरिड जोन था. दैट्स वाई उन्होंने रेन वाटर को स्टोर करना और उसको इन फ्यूचर यूज करने के लिए शहर तक पहुँचाने की व्यवस्था की थी. The most important such tank was built in the early years of the 15th century and is now called कमलापुरम टैंक. एक टैंक इन्होंने बनाया था ताकि इस पानी को स्टोर कर सकें और शहर में अपने लोगों के यूज के लिए रखा था. उस टैंक को 15th सेंचुरी में बनाया गया था और इसको क्या कहा जाता है? व्हाट इज नेम? कमलापुरम टैंक. वाटर फ्रॉम दिस टैंक नॉट ओनली इरीगेटेड फील्ड्स नियर बाय बट ऑल्सो कंडक्टेड थ्रू अ चैनल टू द रॉयल सेंटर. और ऐसा नहीं था कि ये पानी केवल इस टैंक से इरिगेशन वाले काम में पर्पज़ के लिए लिया जाता था, खेतों तक ही जाता था. ऑल्सो एक चैनल बनाया गया था रॉयल सेंटर तक. रॉयल सेंटर क्या था? जहाँ पे राजा महाराजा रहते थे, उस केंद्र तक इसको पहुँचाया गया था, इस पानी को. वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वाटर वर्क्स टू बी सीन अमॉन्ग द रूइंस इन हीरिया कनाल. हीरिया कनाल में एक बहुत ही र्यून जो पाया गया है, जो अवशेष पाया गया है किसका? वाटर वर्क्स का, वो यहाँ पे मिला है हीरिया कैनाल में. दिस कैनाल ड्रीव वाटर फ्रॉम ए डैम अक्रॉस द तुंगभद्रा एंड इरिगेटेड द कल्टिवेटेड वैली दैट सेपरेटेड द सेक्रेट सेंटर फ्रॉम द अर्बन कोर. अब इसमें आपने देखा होगा कि जो कैनाल था वो पानी कहाँ से ड्रीव करता था? एक डैम बनाया गया था तुंगभद्रा के ऊपर. तुंगभद्रा जो रिवर थी उसके ऊपर डैम बनाया गया था, उससे इसको पानी मिलता था. इस कैनाल में पानी जो आता था उस तुंगभद्रा डैम के थ्रू आता था. और इसका कहाँ यूज होता था? ये इरिगेशन के काम में यूज होता था, कल्टीवेट करने के लिए, क्या? खेतों को, जो वैली में खेते थे. और सेपरेट करता था जो सेक्रेट सेंटर फ्रॉम द अर्बन कोर. जो सेक्रेट सेंटर की बात इसमें कही गई है, उस सेक्रेट सेंटर ये है कि जहाँ पे फसल पैदा की जाती थी, जहाँ कल्टीवेशन होता था, उसको सेक्रेट सेंटर कहा जाता था, क्योंकि यहीं से अल्टीमेटली उनकी प्रॉस्पेरिटी लाई करती थी, यहीं से उनकी प्रॉस्पेरिटी मिलती थी। और ये अर्बन जो शहर वाला इलाका था, अर्बन एरिया था, उससे अलग था ये।
दिस वॉज अपरेंटली बिल्ट बाय द किंग्स ऑफ संगम डायनेस्टी। और इनको किनके द्वारा बनाया गया था? ये बनवाया गया था संगम डायनेस्टी के किंग के द्वारा। नाउ द सेकेंड फीचर इज फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स। Before we examine the different parts of the city in the detail, let us look at the what enclosed them all, the Great Fortress Wall। और इस पूरे शहर को चारों ओर से किलेबंदी की गई थी, एक दीवार बनाई गई थी जिसको किले की दीवार कहा गया, वो इस पूरे शहर को फोर्टिफाई करती थी। अब्दुल रजाक, एन एम्बेसडर सेंट बाय द रूलर of Persia to Calicut, present-day Kozhikode, in 15th century was greatly impressed by the fortification and mentioned seven lines of forts। अब्दुल रजाक थे, ये एक एम्बेसडर थे। कहाँ से एम्बेसडर थे? ही वॉज द एम्बेसडर फ्रॉम पर्सिया, मॉडर्न डे ईरान जो है वहाँ से ये आए थे। और ये एम्बेसडर कहाँ थे? कैलिकट के लिए। इन्होंने 15th सेंचुरी में आए और इन्होंने देखा कि कैसे इसका फोर्टिफिकेशन किया गया है इस सिटी का, सिटी ऑफ विजयनगर। These encircled not only the city but also its agriculture, hinterland and forest। और ऐसा नहीं था कि केवल शहर को इसने घेराबंदी या किलेबंदी की थी, इसने जंगलों को और खेत वाली जो ज़मीनें थीं उनको भी इसने क्या किया था? इंसर्कल्ड किया था, मीन्स इसको घेरा था। द आउटर मोस्ट वॉल लिंक द हिल्स सराउंडिंग द सिटी। जो आउटर मोस्ट वॉल थी वो क्या करती थी? लिंक करती थी हिल्स को, जो सराउंड करती थी किसे? शहरों को। द मैसिव मैसनरी कंस्ट्रक्शन वॉज स्लाइटली टैपर्ड, नो मोर्टार और सीमेंटिंग एजेंट वॉज एम्प्लॉयड एनीवेयर इन द कंस्ट्रक्शन। और सबसे बड़ा इसमें फीचर है कि किसी भी मोर्टार, जो सीमेंट मॉडर्न डे में हम लोग जो सीमेंट यूज़ करते हैं या मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सीमेंट यूज़ करते हैं, उसका यूज़ कहीं भी कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं किया गया था। ये बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट है। उसके बावजूद इतना इन्होंने मजबूत, स्ट्रॉन्ग जो है वॉल खड़ा किया था। द स्टोन ब्लॉक्स वर वेज शेप्ड which held them in place and the inner portion of walls was of earth packed with rubble। What is wedge shape? यहाँ पर आप एक टर्म देख रहे हैं wedge shape। wedge shape बेसिकली ये होता है, जो मॉडर्न डे में आप किसी फुटपाथ पे जो ब्रिक बिछती होगी सीमेंट की, आप देखते होंगे वो डमरू की तरह होती है, एक डमरू की तरह उसका शेप होता है। इन द सेम वे यहाँ पे भी जो फोर्ट वॉल्स बनाई गई थी उनके भी जो स्ट्रक्चर्स थे, जो ब्रिक्स के थे, स्टोन के स्ट्रक्चर थे, वो किस शेप के थे? वेज शेप के थे, जिसको डमरू आजकल के कहते हैं। आजकल जो फुटपाथ वगैरह बिछते हैं उसमें आप देखेंगे सीमेंट के जो रहते हैं वो वेज शेप के होते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बेस्टन्स प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स। What was the most significant about this fortification is that it enclosed agricultural tracts। इसमें सबसे सिग्निफिकेशन था किसका? इस फोर्टिफिकेशन में केवल शहर को ही नहीं घेरा गया था, जो एग्रीकल्चर ट्रैक्ट थे, एग्रीकल्चरल लैंड थे, उसको भी इंसर्कल किया गया था। अब्दुल रजाक नोटेड दैट बिटवीन द फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड वॉल्स देयर आर कल्टिवेटिंग फील्ड्स, गार्डन्स एंड हाउसेज। और अब्दुल रजाक ने क्या नोट किया था कि पहले, दूसरे और तीसरे वॉल के बीच में कल्टिवेटेड फील्ड थे, गार्डन्स थे और हाउसेज थे। And peace observed from this first circuit until you enter the city, there is a great distance in which are fields in which they sow rice and have many gardens and much water। ये कितनी प्रॉस्पेरिटी दिखा रहा है, आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पे पीज ने भी ऑब्जर्व किया है कि फर्स्ट सर्किट से लेके जब तक आप शहर में इंटर नहीं हो जाते, जो कि बहुत दूरी का रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है, इनके बीच में जो फील्ड पड़ते हैं उसमें क्या, किसकी बुआई की गई थी? दे सो राइस एंड हैव मेनी गार्डन्स एंड मच वाटर्स। ये दिखाता है कि वहाँ कितने गार्डन, कितने वाटर थे। सब अल्टीमेटली क्या दिखा रहा है? इट इज़ शोइंग दैट, इट इज़ डिस्प्लेइंग दैट देयर वाज abundant amount of prosperity lies in Vijaynagar। These statements have been corroborated by present day archaeologists who have also found evidence of an agricultural tract between the sacred center and the urban core। This tract was serviced by an elaborate canal system drawing water from तुंगभद्रा। और इसका, इस जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं या ऑब्जर्व की गई हैं डिफरेंट हिस्टोरियंस के द्वारा, उसको मॉडर्न डे में आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको प्रॉपरली जाके रीवेरीफाई किया है, रीचेक किया है, एंड दे फाउंड इट वाज टोटली ट्रू। देयर वर एविडेंस ऑफ एन एग्रीकल्चर ट्रैक्ट बिटवीन द सेक्रेड सेंटर एंड द अर्बन कोर।
इन्होंने इसको एविडेंस में पाया है कि वाकई में ऐसी चीज़ें वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। Why do you think agriculture tract were incorporated within the fortified area? Often the objectives of medieval siege was to starve the defenders into submission. आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्यों किया गया होगा कि जितने भी एग्रीकल्चर ट्रैक्ट है उसको क्यों फोर्टिफिकेशन वाले एरिया के अंदर लाया गया, जबकि मोस्ट ऑफ द केसेज में ये होता था कि फोर्टिफिकेशन वाले एरिया में जो रेसिडेंशियल एरिया इलाके हुआ करते थे जहाँ पे लोग रहते हैं बस उसी को लोग फोर्टिफिकेशन करते थे, रिमेनिंग एरिया को ओपन छोड़ देते थे। बट यहाँ पे एग्रीकल्चर ट्रैक्ट को भी रखा गया। Often the objective of medieval sieges was to starve the defenders into submission. These sieges could last for several months and sometimes even years. Normally, rulers tried to prepare for such situation by building large granaries within the fortified areas. The rulers of Vijaynagar adopted a more expensive and elaborate strategy of protecting the agriculture belt itself. अल्टीमेटली क्या होता है, जब किसी के साथ लड़ाई वगैरह होती है, आप अपने आप को डिफेंड करते हैं, उस समय सिचुएशन ये होती थी कि लोग भूखों मर जाते थे। जब बहुत लंबा युद्ध चलता था तो लोग भूखों मर जाते थे। उस सिचुएशन से बचने के लिए जो हमारे विजयनगर एम्पायर में जो हमारे रूलर्स थे उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटजी बनाई कि लार्ज ग्रेनरीज को भी अपने फोर्टिफिकेशन वाले एरिया में रखा, ताकि अगर लंबा युद्ध चलेगा तो हम उसको वहीं पैदा करेंगे और अपने ग्रेनरी में स्टोर कर लेंगे, और बाकी फोर्ट के बाहर जो इलाका रहेगा वहाँ पर हम बैटल फील्ड में इंगेज रहेंगे। मीन्स ऐसा ना हो कि हम लड़ते लड़ते ही भूखों मर जाएं, ऐसी सिचुएशन ना है। उससे बचने का एक ही तरीका था कि हम उस एग्रीकल्चर ट्रैक्ट को भी अपने फोर्टिफिकेशन वाले एरिया के अंडर में ही रख लें, उसके अंदर ही रखें, और उससे क्या होगा, जो भी उससे प्रोडक्शन होगा उसको हम फिर यूटिलाइज करेंगे और लड़ते रहेंगे। लड़ाई जो हमारी बैटल अगर है, किसी के साथ लड़ाई हो रही है, तो वो हमारी कंटिन्यू रहेगी। लेट्स सी फर्दर। A second line of fortification went round the inner core of the urban complex, and a third line surrounded the loyal center, within which each set of major buildings was surrounded by its own high walls. और जो सेकेंड लाइन का फोर्टिफिकेशन था वो इनर कोर ऑफ अर्बन कॉम्प्लेक्स। इसमें एक चीज़ को आपको समझना होगा, इसमें जो फोर्टिफिकेशन किया गया है उसमें एक ऐसा मान लीजिए कि एक सर्कुलर शेप में 3 फोर्टिफिकेशन के अंदर जो राजा है वो बीच में है, इसके बाहर एक फोर्टिफिकेशन है, देन सेकेंड लाइन है जो सेकेंड सर्कल एरिया है, आफ्टर दैट द थर्ड एरिया। जो थर्ड एरिया है उसमें एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट है, उसके बाद सेकेंड एरिया में अर्बन ट्रैक्ट हैं जो अर्बन सेंटर्स हैं, और बीच में जो रॉयल सेंटर है जहाँ पे राजा महाराजा रहते हैं वो सेंटर पड़ा हुआ है। सो सेकेंड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन वेंट राउंड द इनर कोर ऑफ अर्बन कॉम्प्लेक्स एंड द थर्ड लाइन सराउंडेड द रॉयल सेंटर। जो तीसरी लाइन थी उसको किसको सराउंड कर रही है, वो रॉयल सेंटर को सराउंड कर रही है, विद इन विच ईच सेट ऑफ मेजर बिल्डिंग्स वॉज सराउंडेड बाय इट्स ओन हाई वॉल्स। और सभी जो बिल्डिंग बनाई गई हैं वो हाई वॉल्स के द्वारा सराउंडेड की गई हैं। द फोर्ट वॉज एंटर्ड थ्रू वेल गार्डेड गेट्स विच लिंक्ड द सिटी टू द मेजर रोड्स। गेटवेज वर डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चरल features that often defined the structures to which they regulated access. The arc on the gateway leading into the fortified settlement as well as the dome over the gate as regarded and 7.6 फिगर में आप देख लीजिए, ऐसा गेट कुछ बनाया जाता था उस समय। ये एंट्री गेट होता था और यह एग्जिट गेट था, और इसके ऊपर एक फोर्टिफिकेशन इसके साइड में किया जाता था, और इसके ऊपर ये जो बनाया था इसको गोपुरम कहते थे। लेट्स सी फर्दर। Yes, a dome over the gate are regarded as typical features of architecture introduced by the Turkish Sultan. तुर्किश जो सुल्तान थे वो भी ऐसे फीचर्स को अपने बिल्डिंग, अपने फोर्टिफिकेशन के स्ट्रक्चर में अडॉप्ट किए थे। सेम स्ट्रक्चर वाज अडॉप्टेड बाय द विजयनगर एम्पायर। आर्ट हिस्टोरियंस रेफर टू दिस स्टाइल एज इंडो इस्लामिक। आर्ट हिस्टोरियन जो थे उसको इस आर्किटेक्चर को उन्होंने कहा कि जो स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर का जो तरीका है ये इंडो इस्लामिक है। मीन्स इसमें जो डोम स्टाइल है ये इस्लामिक स्टाइल है, बट आप इसमें जो रेक्टेंगुलर शेप ये जो देख रहे हैं ये सारा इंडियन स्टाइल है। स्पेशली दिस आर्च, ये आर्च आपको आज भी मंदिरों वगैरह में मिल जाएगा। लेट्स सी फर्दर। As it grew continually through interaction with the local building practices in different regions, archaeologists have studied roads within the city and those leading out from it. These have been identified by tracing paths through a gateway as well as by finds of pavements. Roads generally wound around through the valleys, avoiding rocky terrain. Some of the most important roads extended from the temple gateways and were lined by the bazaars.
रोड कहाँ कहाँ बनाए गए थे, टेम्पल गेटवे से लेके लाइन बाजार तक बनाए गए थे, और स्पेशली जहाँ कहीं भी अगर रॉकी टेरेन हुआ करता था वहाँ पे लोग अवॉइड करते थे रोडों को बनाना। So students, that's all for today. In the next class we will discuss the urban core of this Vijayanagar Empire. Thank you so much.